मैदे की बनाई हुई ये सेवइयाँ किस किस रोग में या किस किस अवस्था में आप ले सकते हैं। मेरी नानी याद आ जाती है जब भी मैं ये सेवइयाँ खाता हूँ या कहीं किसी को बनाते हुए देखता हूँ कि मैदे से बनी हुई चीज कैसे हेल्दी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ आपको रुकने के लिए कहूंगा। जब मैं छोटा सा था और मैं नानी के घर जाया करता था, तो वहां पे मेरी नानी अक्सर हाथ से कुछ सेवइयाँ बना रही होती थी। मैदा का आटा गूंद लिया और उससे फिर धीरे धीरे पतली पतली सेवइयाँ बनाना, धूप में सुखा लेती थी और फिर उसको पकाती थी, कभी दूध में कभी घी में, और मीठा डाल करके। और कुछ सेवइयों को थोड़ा रंग भी दिया करती थी ताकि हम बच्चे थे तो हमें वो लुभाती थी, हम उससे खेलने लग जाते थे। फिर वो हमें कहती थी ये खेलने की चीज़ नहीं है, ये खाने की चीज़ है। फिर हम बड़े चाव से जब नानी बनाती थी हमें परोसती थी और हम फिर मज़े लेकर उसे खाते थे। इस तरह से हमारा बचपन निकला। जैसे ही मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा आयुर्वेद में तो इन सेवइयों का वर्णन है। हमने भाव प्रकाश निघंटु पढ़ा, उसमें भी कृतान्न वर्ग का चैप्टर पढ़ा, उसमें इन सेवइयों का वर्णन था। तब हमें पता चला कि हमारी नानी कितनी शास्त्रीय चीज़ें हमें खिलाया करती थी, स्वास्थ्यकारी चीज़ें हमें खिलाया करती थी। हालाँकि आपके दिमाग में आ सकती है ये बात कि मैदे से बनी हुई चीज़ कैसे हेल्दी हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ आपको रुकने के लिए कहूँगा, क्योंकि हर चीज़ गलत नहीं होती, उसको किस ढंग से आप बना रहे हैं ये निर्भर करता है। आयुर्वेद में मैदे का ज़िक्र है, लेकिन मैदे को घी के साथ संयोग करके लिया जाना चाहिए, देसी घी के साथ। और जिन बच्चों को बार-बार दस्त आते हैं, पतले दस्त आते हैं, उनके लिए ये मैदा अच्छा माना जाता है, क्योंकि फाइबर इसमें कम होता है। निकलता तो ये भी गेहूँ से है, लेकिन फाइबर की कमी की वजह से ये आंतों में ज़्यादा ठहरता है। ज़्यादा ठहरता है तो उससे क्या होता है कि आप बलिष्ठ होते हैं, मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं। और जो मोटे ठाड़े हैं उनको कम लेनी चाहिए ऐसी चीज़ें। जो दुबले-पतले हैं, जल्दी खाया तुरंत पच जाता है, उनके लिए ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो आज मैं इस पे थोड़ी चर्चा कर लूँगा कि मैदे की बनाई हुई ये सेवइयाँ किस-किस रोग में या किस-किस अवस्था में आप ले सकते हैं। नमस्कारम, मैं नित्यानंदम श्री पिछले 26-27 वर्षों से, यूँ कहूँ कि बचपन से ही मैं योग आयुर्वेद की परंपरा से जुड़ा हूँ। और मैं अपने गुरुओं के सानिध्य में रह कर के धीरे-धीरे फिर रोगियों के संग बहुत कुछ मैंने जो प्राप्त किया अनुभवों से, अध्ययन से, वो मैं आप सबके साथ साझा करता हूँ। सेवइयों के बारे में मैं बात कर रहा था, ये पचने में थोड़ी भारी होती हैं। इसलिए जिनका पेट जल्दी खाली हो जाता है या जो मेहनत मशक्कत करने वाले लोग हैं, या जब सर्दी में ज़्यादा भूख लगती है, उन दिनों में इसे ज़रूर बनाकर आप उपयोग करें। और ये ग्राही है, यानी कि पेट में ठहरेगा, मल को बाँधेगा, तो जिनको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ता है, कभी-कभी लेने में बुराई नहीं है। कभी-कभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये गुरु होती हैं, पचने में भारी। तो भारी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में नहीं ली जाती, रात को ज़्यादा नहीं ली जाती, बार-बार नहीं ली जाती। हफ्ते में 1-2 बार खाना कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों को ज़रूर दीजिए, जब वो बाज़ार की गलत चीज़ें खाते हैं, मैदे से सड़ी हुई, सड़ा कर बनाई गई चीज़ें आजकल बहुत बनने लगी हैं, आप जानते हैं, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। इसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है। आपने मैदे की सेवइयाँ बनाकर धूप में सुखा ली, फिर उसको जब आप उबाल लेते हैं, तो घी और दूध के संयोग से, तो ये हड्डियों को मजबूत करती है। ये ग्रंथ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आयुर्वेद के ग्रंथ कह रहे हैं कि हड्डियों को जोड़ती है, यानी कभी फ्रैक्चर हो गया कभी किसी को, तब भी ये हड्डियों को मजबूत करेगी, जोड़ेगी। और किसी-किसी की कंधा उतर जाता है बच्चों के, अक्सर आपने देखा होगा, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो वो उनके लिए बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ ये वात-पित्त दोनों को संतुलन करती है, कफ धातु को बढ़ाती है। कफ कफ दोष नहीं बढ़ाएगी, कफ धातु यानी वीर्य बल बढ़ाती है, ओज-तेज बढ़ाती है, और खुद ही अपने आप में एक, कह सकते हैं हम, कि पुष्टिकारक चीज़ है। वीर्यवर्धक, बलवर्धक। ऑटिज़्म वाले बच्चे लीजिए, उनको दीजिए आप, या यूँ भी बच्चों को दीजिए जिनको ज़्यादा भूख लगती है और हर वक़्त कुछ न कुछ माँगते हैं खाने को, देनी चाहिए आपको। सर्दी में ये बड़े भी खा सकते हैं, बुज़ुर्गों को थोड़ी कम मात्रा में लेनी चाहिए। कभी-कभी लेने में बुराई नहीं है, सप्ताह में 1 आध बार। साथ ही साथ जिनको कब्ज़ रहती है, उनको अधिक मात्रा में नहीं लेनी, और बिना घी के तो बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि घी और दूध अगर नहीं इसमें मिलाएँगे, या कम से कम घी तो मिलाएँ, अगर वो भी नहीं मिलाएँगे तो अकेला मैदा ये आपकी आँतों में रुकेगा और पचने में भारी भी होता है। तो जिनकी पहले से ही, जिनको खाना पचता नहीं है, इंडाइजेशन है, पहले वो अपनी पाचन अग्नि को तेज करें, मालिश करके, धूप लेकर के, पानी पी करके, उपवास करके, थोड़ा दौड़-धूप करके, थोड़ा परिश्रम करके,
थोड़ा पसीना निकाल के, इससे बढ़ती है भूख। कोई खास चीज़ नहीं करनी पड़ती। थोड़ा खाने में अदरक डाल करके, थोड़ा ऐसी तीक्ष्ण कुछ चीज़ें खा करके, थोड़ा हरी मिर्च का सेवन बढ़ा करके आप अपनी भूख चमका सकते। तो आप देखेंगे उसके बाद आपको तेज़ जैसे ही भूख होगी तो इसका उपयोग करें। पित्त जैसे कई बार कइयों को बहुत गुस्सा आता है, गर्मी लगती है, होंठ सूखते हैं, होंठ फटते हैं, नाक से नक्सीर आती है, सभी लोगों के लिए ये बहुत ही गुणकारी है, हितकारी है मैदा की सेवइयाँ। और मेरी नानी याद आ जाती है जब भी मैं ये सेवइयाँ खाता हूँ या कहीं किसी को बनाते हुए देखता हूँ। आपके भी जीवन में ऐसी कोई अगर घटना, कोई ऐसी कहानी, स्टोरी आपके जीवन से जुड़ी हुई है तो नीचे ज़रूर साझा करें। मैं अवश्य ही उसे पढ़ूँगा। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है। इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ